हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 12th का लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हुए हैं जिसमें हम लोग मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उसके आगे के जो है फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो मोल फ्रैक्शन लिखा गया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो रोल मोल का होगा। तो यहाँ पे फ्रैक्शन के फॉर्म में जो भी हमारा सॉल्यूशन दिया होगा, उसमें जिसके भी बारे में बात करेंगे, जैसे हमारा सॉल्यूट हो गया या फिर सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। तो सॉल्यूट के लिए हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? N2 से, सॉल्यूट के लिए। और सॉल्वेंट के लिए हम लोग नंबर ऑफ मोल्स किससे रिप्रेजेंट करेंगे? N1 से। यहाँ पर क्या होगा कि जिस भी कंपोनेंट का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, उस कंपोनेंट का हम लोग क्या बना देंगे? रेशियो बना देंगे। जैसे समझो, क्या लिखा है यहाँ पर? द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। यानी हमें किसी भी कंपोनेंट का या फिर सॉल्यूट का या तो सॉल्वेंट का जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसके नंबर ऑफ मोल्स को काउंट कर लेंगे। फिर उसके बाद उसका रेशियो निकाल देंगे किसके साथ? द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ऑल कंपोनेंट। यानी उस सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट यूज हुए हैं, जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट यूज हुआ है, उन दोनों के टोटल का और जो एक कंपोनेंट है उसका रेशियो ही क्या कहलाएगा? मोल फ्रैक्शन कहलाएगा। उसका ही रेशियो क्या कहलाएगा? मोल फ्रैक्शन कहलाएगा। यानी एक कंपोनेंट के जितने भी नंबर ऑफ मोल्स है अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स को ही हम लोग क्या बोलेंगे? मोल फ्रैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोल फ्रैक्शन। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? तो इसे इस तरीके से एक्स की तरफ बना दिया था बड़े सा, और इसको बोलते हैं काई। यानी अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट है तो यहाँ पे मैंने सॉल्यूट के लिए यहाँ पर टू वर्ड लिखा, यानी x2, यानी काई टू बराबर किसके हो जाएगा? रेशियो निकालना है किसका? जो कंपोनेंट लेना है हमको, जिसका निकालना है, उसे ऊपर और टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे। यानी मोल ऑफ सॉल्यूट N2 अपॉन में नंबर ऑफ सॉल्यूट N2 प्लस में नंबर ऑफ सॉल्वेंट N1। यानी इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या चीज? काई टू इज इक्वल टू, काई टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमने सॉल्यूट के बारे में बात किया तो यहाँ पर N2 लिख दूं? यस सर, N2 लिख दीजिए। N2 अपॉन में N1 प्लस में N2। ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन किसका? सॉल्यूट का। इसी तरीके से हमारा सॉल्वेंट का भी निकल जाएगा। उसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? काई 1 से। काई 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सॉल्वेंट का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट का ऊपर लिखेंगे और टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या करेंगे? नीचे की तरफ लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कहाँ पे लिखा जाएगा? नीचे की तरफ। यानी अगर हम इसे चाहे रिप्रेजेंट करना तो कैसे होगा? काई 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? N1 अपॉन में N1 प्लस में N2। N1 प्लस में N2। ये क्या हो गया हमारा? मोल फ्रैक्शन किसका? सॉल्वेंट का निकल जाएगा। यानी जिसका भी पूछा है मोल फ्रैक्शन, उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे और उसमें जो जो कंपोनेंट यूज हुआ है उसे हम लोग क्या कर देंगे? नीचे जोड़ करके लिख देंगे। वही रेशियो क्या कहलाता है? मोल फ्रैक्शन कहलाएगा। वही रेशियो क्या कहलाएगा? मोल फ्रैक्शन कहलाएगा। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा, अगर मैं इस वाले यानी सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन को जोड़ दूं तो इसका आंसर कितना आएगा? 1। यानी कहने का मतलब क्या है? अगर मैं काई 1 प्लस में काई 2 को जोड़ दूं तो सम करने पर कितना आएगा? 1 आएगा। सम करने पर कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक, यानी जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू कितना होगा? 1। यानी इन दोनों मोल फ्रैक्शन को सम करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। समझ सकते हो? जैसे एग्जांपल में से मानो काई 2 हमने निकाला। काई 2 अगर हम मान लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स, हमने कोई एक सॉल्यूशन लिया, कोई एक सॉल्यूशन लिया, उस सॉल्यूशन में जो है N1 जो है वो हमारा कितना है? 2 है। और N2 जो है वो हमारा कितना है? 3। ठीक। तो इस हिसाब से अगर मैं काई 2 निकालूं तो काई 2 क्या हो जाएगा? काई 2 हो जाएगा N2 अपॉन में N2 मतलब 3 अपॉन में दोनों का सम। दोनों का सम यानी 3 + 2 इज इक्वल टू 5 हो गया, यानी 3/5 है। इसी तरीके से जब हम लोग काई 1 निकालेंगे इस सॉल्यूशन के लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? N1 कितना है? N1 है हमारा 2, यानी 2 अपॉन में 3 हो जाएगा। 2 अपॉन में 3 हो जाएगा।
बट ऐसा कहीं होता नहीं है। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, हमारा सॉल्यूट ज़्यादा है, सॉल्वेंट कम है। ठीक है, मैंने एक तरीके से हाइपोथेटिकल एक सॉल्यूशन बनाया हुआ है। उसके सॉल्व करने का तरीका मतलब किस तरीके से इन दोनों को सम करने से 1 आएगा वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो 3/5 है, यहाँ पर कितना होगा 2/3। 2/3 नहीं, यहाँ पर क्या होगा 2/5 होगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है 5 आएगा, दोनों का सम 5। अब इसको काई 1 को और काई 2 को सम करो। काई 1 और काई 2 का सम माने इसको और इसको जोड़ो। देखो 2/5 प्लस 3/5 को जोड़ोगे तो कितना होगा? सर इसको जोड़ेंगे तो आएगा कितने 5/5, और इसको अगर हम कट कर देंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। इसको अगर हम लोग कट कर देंगे 1 के इक्वल हो जाएगा, यानी काई 1, ये काई 2 था, काई 1 प्लस काई 2 करने पर कितना आएगा 1 आएगा, और ये जो है हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया। यानी मोल फ्रैक्शन का सम जो होता है वो किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? किसी एक कंपोनेंट का किस टोटल कंपोनेंट का साथ रेशियो निकाल देंगे, वो भी किसका नंबर ऑफ मोल्स का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोला? जो नंबर ऑफ मोल्स है किसी एक कंपोनेंट का जिसका निकालना हमें, उसका रेशियो बनाएंगे किसके साथ? टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट के साथ। यानी हमने सॉल्यूशन में जिस भी सॉल्यूशन के बारे में बात कर, जिस भी अगर सॉल्यूट के बारे में निकालना है तो सॉल्यूट, अगर सॉल्वेंट के बारे में निकालना है तो सॉल्वेंट के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन यहाँ पर काई 2 इज इक्वल टू क्या होगा N2 अपॉन में N1 प्लस N2। यहाँ पर क्या होगा काई 1 इज इक्वल टू क्या होगा N1 अपॉन में N1 प्लस N2। जिसको निकालना है उसको ऊपर रखना, जिसको निकालना है उसको ऊपर रखना है। ये क्या था? ये मोल फ्रैक्शन है। इसी तरीके से अब हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या? मास फ्रैक्शन, फिर जाके वॉल्यूम फ्रैक्शन, है ना? मास फ्रैक्शन और वॉल्यूम फ्रैक्शन। देखो यहाँ पे फ्रैक्शन के आगे लिखा क्या था मोल, तो इसलिए यहाँ पे जो भी चीजें फ्रैक्शन जो बनेगा यानी जो रेशियो बनेगा किसका बन रहा है मोल का बन रहा है। इसी तरीके से अगर मैं मास फ्रैक्शन के बारे में बात करूंगा तो वहां पर जो होगी कंपोनेंट मास का निकालना पड़ेगा। हमारा जो कंपोनेंट होगा उसका रेशियो निकालेंगे वो किसके मास का निकालेंगे। तो चलो उसको देखते हैं। अब देखो मास फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन क्या, यहाँ पर भी हमें क्या निकालना पड़ेगा रेशियो निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? रेशियो निकालना पड़ेगा। अब रेशियो किसका निकालना पड़ेगा? जो फ्रैक्शन के आगे लिखा उसी का रेशियो निकालना पड़ेगा। यानी अगर हम आज से बोलेंगे मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो हम लोग कंपोनेंट लिखेंगे कौन सा कंपोनेंट लिखते थे अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा? सर यहाँ पर जिसको बारे में निकालना है उसी का लिखेंगे, यानी यहाँ पर हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या लिखना पड़ेगा? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। अगर मान लो मैंने जो सॉल्यूशन लिया था उस सॉल्यूशन में W2 जो है वो मास है किसका? सॉल्यूट का मास है। और W1 जो है वो किसका मास है? सॉल्वेंट का मास है। उस हिसाब से क्या हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉरी मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मास कितना है? W2, यानी W2 अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कहने का मतलब है हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का हो जाएगा। यस सर, यानी हो गया क्या W1 प्लस में W2। ये किसका निकला है? ये निकला है सॉल्यूट का निकला है। ये किसका? सॉल्यूट का। इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं कि नहीं? यस निकाल सकते हैं। क्या होगा यहाँ पर जो हमने लिखा था मास फ्रैक्शन सॉल्यूट का लिया था, और यहाँ पर हम किसको निकाल रहे हैं सॉल्वेंट को। तो सॉल्वेंट को निकाल रहे हैं तो ये जो हमारा कंपोनेंट है ये कंपोनेंट है और सॉल्वेंट है, तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है W1 अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है W1 प्लस में W2। W1 प्लस में W2। वही काम यहाँ पर भी, अगर हम मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और प्लस कर देंगे किसके साथ मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का, दोनों का सम कितना आएगा 1 आएगा। दोनों का सम कितना आएगा
वन आएगा। जैसे हमने पढ़ा था मोल फ्रैक्शन काई वन प्लस काई टू को सम करने पे वन आता है, उसी तरीके से मास फ्रैक्शन जो हमारे कंपोनेंट है उन कंपोनेंट को सम करूंगा तो सम करने पर कितना आएगा, वन आएगा। इसी तरीके से वॉल्यूम फ्रैक्शन। अब हम वॉल्यूम फ्रैक्शन के बारे में बात किए तो यहाँ पर हम जो फ्रैक्शन बनाएंगे वो किसका बनाएंगे, वॉल्यूम का बनाएंगे। वॉल्यूम का कहने का मतलब है यहाँ पर जो होगी वो हमें एमएल में लेना पड़ेगा। और यहाँ पर हमने जो मास लिया था वो किस में होगा, ये सभी चीजें किस में होंगी, ग्राम में होंगी। ये सभी चीजें किस में थी, ग्राम में। मास है तो ग्राम तो लेना पड़ेगा। और वॉल्यूम फ्रैक्शन है तो वहां पर हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें वॉल्यूम फ्रैक्शन, किसके बारे में, वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर मान लो सॉल्यूट जो है उसके वॉल्यूम के बारे में बात करूं, वीबी है, और हमारा वी ए जो है वो सॉल्वेंट है। अगर हम इसके बारे में बात करें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है और ये किसका है, सॉल्यूट का है। ठीक है, ये किसका है, सॉल्यूट का। तो वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो इसका मतलब हमें जिसका निकालना है उसको ऊपर और टोटल नीचे। किसका निकालना है, सॉल्यूट का। तो यहाँ पर सॉल्यूट का क्या है सर, वीबी है। तो वीबी ऊपर लिख दो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, वी ए प्लस में वी बी। यही हो जाएगा, यस सर यही होगा। एक तरीके से कह सकते हैं जो हम लोगों ने परसेंटेज वाला पढ़ा ना, वॉल्यूम वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मास बाई मास, ये सभी चीजें पढ़ा, उसमें थोड़ा सा ध्यान से देखिए। उसमें क्या होता था, यही था W2 अपॉन में W1 प्लस W2 ही था। लेकिन उसमें 100 था, उसमें क्या था, 100 भी लिखा हुआ था। क्यों 100 लिखा था, तो मैंने आपको बताया था कि 100 इसलिए लिखा हुआ क्योंकि हमें क्या निकालना है, मास परसेंटेज निकालना था। इसलिए जो था वहां पे 100 से मल्टीप्लाई था। अगर उस 100 को हटा दोगे तो वो क्या बन जाएगा, मास फ्रैक्शन बन जाएगा। अगर उसी तरीके से वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में बात करूं तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट को निकालोगे तो वीबी अपॉन में वी ए प्लस वी बी होगा, इंटू बस 100 कर देते थे उसमें भी। 100, 100 से मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि परसेंटेज निकालना था। लेकिन अगर हम इस परसेंटेज को हटा दें तो वो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम फ्रैक्शन बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हम चाहें तो वॉल्यूम फ्रैक्शन निकाल सकते हैं किसका, वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर वी ए अपॉन में वी ए प्लस में वी बी हो जाएगा ये, वी ए अपॉन में वी ए प्लस वी बी। इन दोनों का अगर मैं सम करूंगा तो सम करने पर भी कितना आएगा, वन आएगा। क्योंकि वॉल्यूम फ्रैक्शन हो चाहे मोल फ्रैक्शन हो या फिर मास फ्रैक्शन हो, उन सभी का जो कंपोनेंट है अगर उन्हें मैं सम करता हूँ तो वो क्या होंगे, वो किसके इक्वल हो जाएंगे, वन के इक्वल हो जाएंगे। क्यों वन के इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि वो फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट होगा ना। देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको इसको जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, देखो W1 प्लस में W2 अपॉन में W1 प्लस में W2 कट हो गया, कितना मिला, वन ही तो मिल गया। फ्रैक्शन के फ्रैक्शन में जो नीचे की तरफ लिखा गया है W1 प्लस W2, W1 प्लस W2 दोनों सेम है, और ऊपर बस वही नंबर बदल रहा है, तो दोनों का सम करोगे सम सम होके कट हो जाएगा, है ना। W1 प्लस W2 अपन में W1 प्लस W2 इज इक्वल टू वन। यानी मोल फ्रैक्शन या फिर मास फ्रैक्शन या फिर वॉल्यूम फ्रैक्शन, अगर हम उनके कंपोनेंट का सम करते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, वन के इक्वल हो जाएगा। फ्रैक्शन है तो क्या करना है, जिस भी कंपोनेंट के बारे में बात करेगा, अगर मास की बात किया तो उसका मास ऊपर और टोटल मास नीचे। अगर वॉल्यूम के बारे में बात किया तो वॉल्यूम में उस कंपोनेंट का वॉल्यूम ऊपर, वॉल्यूम पता है एमएल में होगा, उसके अपॉन में नीचे क्या कर दोगे, टोटल कर दोगे। उसी तरीके से मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करेगा, जिस भी कंपोनेंट के बारे में बात करेगा उसका मोल ऊपर और टोटल नीचे। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस वीडियो में जो है मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन और वॉल्यूम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा। फिर उसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, परसेंटेज टर्म के बारे में पढ़ा। अब अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इससे जो रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है उसको लेकर आएंगे। ठीक है।